उत्पादन कर पाएँगे। तो इसलिए बायोइथेनॉल की यहाँ पर बात की जाती है। तो बायोइथेनॉल के भी लाभ उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 40% तक कम किया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर भी अ, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद फिर कार्बन मोनोक्साइड का उत्सर्जन हम देखते हैं कि यहाँ पर 75 से 80% तक कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे प्रदूषक होते हैं, सबके सारे प्रदूषकों को यहाँ पर भी हम बायोइथेनॉल के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर देखने को हमें इथेनॉल में हमें देखने को बायोइथेनॉल में हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये सेल्यूलोज़िक इथेनॉल के बारे में भी जानें कि क्यों? क्योंकि ये एक नई प्रौद्योगिकी है, नई तो नहीं कहेंगे, पिछले 10-15 सालों से इसके ऊपर अध्ययन चल रहा है, इसके ऊपर कार्य करने की कोशिश हमारी रह रही है। लेकिन फिर भी अ, धीरे-धीरे इसका विकास भी होगा और हमें आगे जाकर के शायद देखने को मिले कि हम इस पर और बेहतर कार्य कर पाएँगे। अब आगे है बायोगैस। हालाँकि मेरे हिसाब से बायोगैस को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। तो चलिए यहीं पर रोकते हैं। आगे बायोगैस की चर्चा करेंगे और फिर भारतीय नीति की बात करेंगे। तो ये दोनों अगले क्लास के लिए छोड़ देते हैं। तो ये चर्चा करेंगे अगले क्लास में और उसके बाद फिर नाभिकीय ऊर्जा पर हमारी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो ज़बरदस्ती जल्दी-जल्दी में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, आराम से बैठ कर के अगले क्लास में इसको देख लेते हैं क्योंकि कुछ-कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि बायोगैस के माध्यम से करना है, तो अच्छे से हम लोग अगली कक्षा में इसको पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए एक बार। जट्रोफा से बिजली भी बना सकते हैं कि नहीं? देखिए, बायोडीज़ल बना सकते हैं, तो बायोडीज़ल को तो ईंधन के रूप में आप कहीं भी उपयोग कीजिए। तो डीज़ल जैसे मान लीजिए जनरेटर में डीज़ल उपयोग करते हैं, तो बायोडीज़ल से जनरेटर चलाइए, तो विद्युत में भी उपयोग हो सकता है वैसे। सीएनजी क्या है? सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब जब हम प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करते हैं मतलब मीथेन को मान लीजिए कि प्राथमिक रूप से उसमें मीथेन ही होता है, तो उस मीथेन को संपीड़ित करके उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फीडस्टॉक क्या है? फीडस्टॉक का मतलब हो जाता है कि जहाँ पर आप किसी भी कच्चे माल के रूप में जो भी बायोमास का उपयोग कर रहे हो ईंधन बनाने के लिए उसको हम लोग फीडस्टॉक कह सकते हैं। बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास का मतलब है कि जो भी जैविक सामग्री मतलब कोई भी पौधा आपने उठाया, कोई भी जीव-जंतु आपने उठाया, जिसके जैविक सामग्री को आप एक ईंधन में परिवर्तित करने वाले हैं। तो वो जो जैविक सामग्री आपको किसी भी पेड़-पौधे से या किसी भी जंतु से प्राप्त होगी, उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। देखिए, भूतापीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भूतापीय मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी भू हम लोग पृथ्वी के लिए जैसे भूगोल कहते हैं तो क्या? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं आप। तो भू इसीलिए जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई ऊष्मा है, उसका जब उपयोग करते हैं तो वो भूतापीय ऊर्जा हो जाती है। जैसे खाद्य फसलों से ईंधन बनाते हैं तो उसमें फसल के बीज का यूज़ होता है या बाकी घास का? ज़्यादातर फसल बीज का या फल सब्ज़ी का उपयोग होता है। जैसे आलू का उपयोग करते हैं, तो सी आलू को ही हम लोग ईंधन में परिवर्तित करते हैं।
एलपीजी, बायो सीएनजी, एचसीएनजी संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, एलपीजी हो गया क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस का मतलब, कहने का मतलब हो गया कि वो एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है? जिसमें 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिश्रित होते हैं मुख्यतः, जो कि है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन मिश्रित होते हैं। सीएनजी में केवल और केवल मीथेन होता है, ठीक है? सीएनजी में केवल मीथेन होता है और एचसीएनजी में मीथेन के साथ हाइड्रोजन मिला देते हैं। हाइड्रोजन साथ में मिला देते हैं तो वो एचसीएनजी हो जाता है। चंदन, आप कह रहे हैं कुछ नहीं बताया जाता है। इस सब्जेक्ट में बस रीडिंग लग रही है, क्या बात कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मैं बस रीडिंग करके चला जा रहा हूँ? ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं बताया जाता का मतलब क्या है? ऐसे रीडिंग तो खुद कर लेंगे, आप ऐसा लिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है रीडिंग आप खुद कर लेंगे। आप जाकर के इन स्रोतों को ढूँढने की कोशिश कीजिए और जाके मुझे बताइए कि कहाँ पर ये मिल जाएगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से मत लिखा कीजिए, ये आपको भी समझना चाहिए, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं ये इस तरह से कंटेंट बनाने में। फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर भी दहन शुरू हो पाए। मतलब जैसे मान लीजिए हमने डीज़ल की बात की, तो हम लोग कह रहे हैं कि डीज़ल का फ्लैश पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर डीज़ल 70 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तब उसमें दहन शुरू होगा, तब उसको आप ईंधन के रूप में उपयोग कर पाएँगे। कुमार चौहान, जो भी आपका उत्तर है, एक बार दोबारा से एक बार जो भी आपका प्रश्न है, एक बार दोबारा से पूछ लीजिए, अगर मेरे से मिस हो गया हो तो मैं देख कर के बता दूँगा आपको। अनुराग, आप पूछ रहे हैं बेसल के बारे में, उस समय आप क्या बता रहे थे? नेट इश्यू हो गया था। तो बेसल के बारे में मैं ये कह रहा था कि बेसल में एक छोटा-सा भूकंप आया था। रिक्टर पैमाने पर 3.7 3.8 के आसपास रहा होगा और वो जो भूकंप आया था, जब उसके पीछे के कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, तब कारण में यह पता लगा कि वहाँ पर जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, वहाँ की जो प्रक्रियाएँ हैं, उसके कारण भूकंप आया होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भूकंपीयता जो है उसमें संवर्धन हो सकता है, ये भी संभव है जैव कह रहा हूँ इसके कारण भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों के कारण। जेट्रोफा के बीजों से डीजल निकालने के बाद जो अपशिष्ट बचता होगा उससे क्या होता है? देखिए, जो अपशिष्ट बच जाता है उससे कई बार हम लोग बायोगैस बनाने की कोशिश करते हैं और या तो फिर वो मतलब अपशिष्ट है वो कार्बनिक पदार्थ बनकर वो नष्ट हो जाएगा। मतलब नष्ट नहीं हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, उसका अपघटन होगा और वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। बायो ईंधन इंजन कैसा होता है? देखिए, बायो ईंधन का इंजन तो वही होता है जो सामान्य हमारे गाड़ियों में होता है, वही है। बस थोड़ा सा इंजनों में बदलाव करना पड़ता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जब हम उपयोग करते हैं तो वहां से आप पाएंगे कि उनकी ऊर्जा क्षमता थोड़ी बेहतर होती है। तो इसीलिए इंजनों को इस प्रकार से थोड़ा सा हमें संशोधित करना पड़ेगा ताकि उसमें हम लोग इथेनॉल मिलाकर भी उपयोग कर पाए या बायोडीजल भी मिलाकर के उपयोग कर पाए। ईस्टरीकरण क्या होता है? ईस्टरीकरण समझ लीजिए कि एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें हम ईस्टर बनाते हैं। ईस्टर एक प्रकार का रसायन होता है, तो ईस्टर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग ईस्टरीकरण कहते हैं। तो कई जगह पे ईस्टर का उपयोग किया जाता है, मतलब जैसे परफ्यूम वगैरह भी बनाने में ईस्टर का उपयोग हम देखते हैं कि वहाँ पे भी किया जाता है। संस्कार, आपने पूछा है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा
पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा वेस्ट तो सर इंडिया में बायोमास या बायोफ्यूल में बहुत स्कोप हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि कृषि उत्पाद हम लोगों का तो ऐसे भी बहुत अच्छा है। तो अब उसमें क्या है कि ये जो अपशिष्ट यहाँ पर से निकल रहे हैं, अब जैसे पराली के जलाने की जो समस्या है, जो ठंड के दिनों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वहाँ पर उस समस्या का निपटान भी हमारे लिए ये जैव ईंधन बन सकता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। कल भी था न्यूज़ में पराली का टॉपिक, हाँ, कल भी न्यूज़ में ये आया था। ठीक है, तो ज़्यादातर जो आपके प्रश्न थे मैंने शायद उत्तर तो दे दिए हैं। तो कुछ अगर किसी का कोई प्रश्न बच गया हो या अगर मान लीजिए कुछ आप और भी पूछना चाहते हो, तो मेरा ईमेल आईडी तो ख़ैर सबके पास है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर पिछले 1-2 दिनों में आपने ईमेल किया होगा तो मैं जवाब नहीं दे पाया होऊँगा, लेकिन अभी मेरे पास आज के बाद क्योंकि कल क्लास नहीं रहेगी तो मेरे पास समय रहेगा आपके ईमेल का जवाब देने का। तो rashesh.kumar@byju's.com पे आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप यहाँ पर भी भेज सकते हैं। बाकी आपके पास ishindi@byju's.com ईमेल आईडी तो है ही, वहाँ पे भी अपने प्रश्नों को आप भेज सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे दोबारा सोमवार को हमारी मुलाकात होगी तो वहाँ पे बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जैव ईंधन नीति के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो समस्याएँ हैं इनसे संबंधित उनको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो अगला भाग है जो कि नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग अपने सोमवार की कक्षा में कवर करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए जाइए वापस, जो भी हमने पढ़ा है सबको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और कुछ भी अगर समस्या हो तो हमसे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।